नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, हरियाणा में सियासी तपिश भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। आलम ये हो गया है कि दिन भर पार्टियों का चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची का दौर शिखर पर है। दिल्ली में कांग्रेस कई दिनों से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी भी गुरुवार को चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर सकती है। चर्चा तमाम दलों की तैयारी को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में किसी को अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाना है तो किसी को 10 साल का सूखा खत्म कर वापस सत्ता में आना है और कोई तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बेताब है। ऐसे में सभी पार्टियों की अपने अपने स्तर पर जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी के नेता एक तरफ ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं, दूसरी तरफ चंडीगढ़ से दिल्ली तक मंथन बेहतर रणनीति बनाने का काम जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। रात को पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों, इसमें परिवारवाद है। वो अगर सोचते हैं कि राजनीति के अंदर अगर कोई आगे आएगा तो वो मुख्यमंत्री का बेटा या मंत्री का बेटा ही आएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सोचती है कि हमारा अगर कोई आगे कोई नेता आएगा तो वो युवा मोर्चा से आएगा। वो कौन से विभाग से आएगा? वो किसान मोर्चा से आएगा। मेरा जो कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन भाइयों सोच करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इधर कांग्रेस भी इस बार अपनी जीत को पक्की करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सभी से राय मशवरा कर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। एक पैनल में कितने नाम, विधानसभा सीटों पर अभी तक कितने नामों पर चर्चा? ऐसे नहीं हो सकते। एक विधानसभा सीट में जो है कई कैंडिडेट हो सकते हैं, मगर उसमें से द कमिटी इज ट्राइंग टू शॉट डाउन टू 3, 4, 5 इस प्रकार से कर रही है। क्या अभी कितने दिन और स्क्रीनिंग कमेटी होगी और कब तक माने की? 2-3 दिन तो लगेगी स्क्रीनिंग कमेटी को, ऐसा दिखाई दे रहा है। लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी और इनेलो भी इस बार गठबंधन के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचने की आस लगाए हुए हैं। जेजेपी ने जहां आजाद समाज पार्टी का हाथ थामकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वहीं इनेलो इस बार बसपा के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण इस बार बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, और साथ ही रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से करने जा रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, उम्मीदवारों को लेकर भी बात होगी, तैयारियों पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है निर्वाचन आयोग को कि तारीख में तब्दीली की जाए, बदलाव किया जाए, उसे लेकर निर्वाचन आयोग हालांकि बैठक भी कर चुका है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जानकारी नहीं दी गई है कि चुनाव पहले होंगे या फिर बाद में। उसे लेकर विरोधी बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को पता लग गया है कि हरियाणा में छुट्टी होने जा रही बीजेपी की, इसलिए छुट्टी का हवाला देकर चुनाव देरी से करवाने के प्रयास आप लोगों की ओर से किए गए। नमस्कार ज्योति जी, और बाकी यहाँ पे बैठे हुए सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मुझे लगता है कि जो संवेदनहीनता की जो प्रकाष्ठा है वह विरोधियों की, वो इस पूरी शब्दावली में दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण ये है ज्योति जी कि बिश्नोई समाज का फागुन का मेला लगता है, और मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए सारे प्रवक्ताओं को ये बात मालूम है। लेकिन क्योंकि
इनको पता है कि जिसको कहते हैं एक संवेदनहीनता इनकी पूरी शब्द, इस पे क्या बोला जाए आप बताइए ना, कि मतलब आप बिश्नोई समाज की, इसका मतलब साथ नहीं, इसका मतलब कि कांग्रेस ये कहना चाहती है, क्योंकि इन्होंने इसमें हमारा साथ दिया है इस पे, लेकिन इसका मतलब कि जेजेपी और कांग्रेस जो है वो बिश्नोई समाज के साथ तो नहीं है, उन्होंने क्लियर ये बात बोल दी है। और ये बात तो हकीकत है ना, ये तो एक लॉजिकल बात है, ठीक है, कि अगर इतनी सारी छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड होता है, तो अक्सर लोग इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग ना करे, इसका मतलब तो यही है ना, ये साफ दिखाता है। दूसरी बात ज्योति जी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि एक दिन मान लीजिए एक चीज अगर एक दिन इधर हो जाए या एक दिन इधर हो जाए, तो इससे क्या चुनावों को फर्क पड़ने वाला है, और ऐसी क्या तैयारी इन लोगों की बच गई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड होती है। हमारी इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है जब इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद हम दूसरे चुनावों की तैयारी शुरू कर देते हैं, और इस बात के लिए हम चर्चित हैं। और इससे ये पता लगता है कि हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और यही बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रही हूं कि हम लोगों ने 90 की 90 विधानसभाओं पर डिस्कशन भी कर लिया है, सील बंद भी हो चुके हैं नाम, और बहुत जल्दी वो सारे के सारे नाम आपके साथ आने भी वाले नहीं, फाइनल हो गए हैं क्या 90 के 90 नाम? के पीछे में 90 के 90 नाम फाइनल हो गए हैं क्या? प्रियदर्शनी सिंह ये कह रही डिबेट में, क्या 90 के 90 नाम फाइनल हो गए हैं क्या? फाइनल हो गए हैं लगभग सारे 90 की 90 सीटों पे, देखिए 90 की 90 सीटों पे डिस्कशन ऑलमोस्ट समापन पे है। अच्छा। और मैक्सिमम सीटों पे नाम फिनिशिंग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन एक तरह से डिस्कशन एकदम फाइनल स्टेज पे है। कभी भी आप लोगों के सामने, और ये मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रही हूँ, पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, कि कभी भी आप लोगों के सामने नाम आ सकते हैं हमारे उम्मीदवारों के। और तो कल जो नड्डा आवास पर बैठक हो रही है कोर ग्रुप की, सी बात सुनिए, अभी जो दिल्ली में चर्चा होनी है, फिर वो मैच एक औपचारिकता बची है। प्रदर्शनी तो कह रही चर्चा तो हो गई है, नाम भी सीलबंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, और कभी भी लिस्ट आ सकती है। ये आप जानकारी दे रही हैं, देखिए ये आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए 90 की 90 देखिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं भाव, आप कहना शायद ये चाह रही है कि शॉर्टलिस्ट करके गुरुग्राम से दिल्ली नाम भेजे गए हैं। वो कुछ एक सिंगल नेम सीटें भी गई हैं, 15 से 20 जानकारी ये है, कुछ में 3 से 5 भी हैं, तो वो सीलबंद तो नहीं हुए होंगे, जो 3 से 5 हैं वो दिल्ली में उन पर चर्चा होगी। ठीक है दिनेश जी, अभी आप लोगों की बैठक, मतलब वही जो ये एक स्टेट की जो फॉर्मेलिटी है, प्रोसेस वो हो गया है जी। आप लोग भी मैराथन मंथन कर रहे हैं, और आपकी पार्टी में तो चुनौतियां दूसरे दलों से कहीं अधिक है, क्योंकि पिछली बार से मजबूत स्थिति में है, तो चुनाव लड़ने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, और जिसमें एक प्रमुख चेहरा है कुमारी सैलजा, जिन्हें वो खुद भी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनके साथ रहने वाले घूमने वाले नेता भी उनको पेश कर रहे हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल अब ये है कि बाबरिया साहब ये कह रहे हैं कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उन्हें लड़ना भी है तो पार्टी अध्यक्ष के साथ बात करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक बाबरिया जो सीएम का ख्वाब देख रही हैं कुमारी सैलजा, या खुद को पेश करने का प्रयास कर रही हैं, उस पर ही निशाना साध रहे हैं? उनकी संभावना या गुंजाइश जो भी है उसको डिनाई कर रहे हैं बाबरिया, ये कहकर कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। ज्योति जी, ये तो मैंने पहले भी कहा कि अंतिम निर्णय केंद्रीय हाईकमान को करना है, और शैलजा जी का बयान भी यही आया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं विधानसभा का, परंतु हाईकमान अगर कहेगा तो हम लड़ेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं लड़ेंगे। इसलिए इस विषय के ऊपर कोई विवाद तो कहीं बचता ही नहीं है। जब उन्होंने सीधा हाईकमान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, और यही मामला जो विधानसभा चुनाव को लेकर है, यही मामला मुख्यमंत्री के पद को लेकर है। मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा, कब मिलेगा, तो ये तो चुनाव के बाद जो केंद्रीय हाईकमान तय करेगा वो सब कुछ होने वाला है। रही नहीं, आज ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, आज बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि ठीक है, हमने तो ओबीसी समुदाय से सीएम बना दिया है नायब सिंह सैनी को। राहुल गांधी बहुत बात करते हैं शेड्यूल क्लास की, क्यों नहीं कुमारी सैलजा को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, सीएम फेस अनाउंस कर दिया जाता है। और दीपक बाबरिया का बयान ये आता है कि सांसद तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, अगर लड़ना है तो पार्टी हाईकमान से बात करें। देखिए, मुझे तो सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि भाजपा बार बार एक ही बात उठाती है कि क्यों नहीं शैलजा जी का नाम प्रोजेक्ट किया जाता।
आप अपनी पार्टी का फैसला कीजिए ना, दूसरी पार्टी के आप ठेकेदार क्यों बनते हैं? और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी प्रदेश कोई ऐसा बता दे, 15-20 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने किसी भी प्रदेश के अंदर आज तक किसी भी दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हो या मुख्यमंत्री बनाया हो? बल्कि कांग्रेस तो 4 प्रदेशों में, कांग्रेस तो 4 प्रदेशों में दलित को मुख्यमंत्री बना चुकी, लेकिन इन्होंने तो आज तक किसी प्रदेश में दलित को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। और रही बात यह कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसके बारे में हमारी केंद्रीय हाईकमान तय करेगी, उसमें इनका तो समझ ही नहीं आता है। कारण सिर्फ एक ही है कि आज के दिन भाजपा का कार्यकर्ता मायूस है, निराश है, हताश है, परेशान है, और वो निराश होकर अपने घर बैठा है जो पिछले 10 साल में उसने भुगता है। और हालात तो यहां तक हो गए ज्योति जी कि पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी के जो ओएसडी रहे, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे जवाहर यादव जी, वो तो अब ये कहते हुए घूम रहे हैं कि राकेश दौलताबाद, जो दौलताबाद विधानसभा से विधायक थे और पिछले 5 साल से उन्होंने सरकार को समर्थन भी दे रखा था, वो तो ये कहते घूम रहे हैं कि राकेश दौलताबाद कोई विधानसभा नहीं है, बादशाहपुर से थे। हाँ, बादशाहपुर विधानसभा से थे। तो वो जवाहर यादव जी तो ये कहते हुए घूम रहे हैं आज उस विधानसभा के अंदर कि राकेश दौलताबाद लगातार 5 साल तक केवल टेंडर हथियाने में लगे रहे। वो तो मानेसर निगम के टेंडर ही हथियाने में लगे रहे, काम तो उन्होंने किया ही नहीं इस इलाके के अंदर, और काम तो 5 साल से लगातार जनता के मैं करने लग रहा हूं। तो ये स्थिति इन लोगों की है। आज ये अपने भ्रष्टाचारों को खुद ही खोल रहे हैं, लेकिन जो लोग 5 साल तक इनके साथ थे आज ये उन्हीं को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो हालात इस तरीके के गंभीर हैं, इनको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो कुछ भी 10 साल में हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। कौन सा ऐसा जिला या शहर है जिसके अंदर रंगदारी ना मांगी जा रही हो, फिरौती ना मांगी जा रही हो, गोलियां ना चल रही हो? चाहे आप फांसी को उठा लो, हिसार को उठा लो, सरेआम शोरूमों के अंदर गोलियां चल रही हैं, नारनौल उठा लो, गुड़गांव उठा लो, लोगों की हत्याएं होने लग रही हैं। और सरकार खुद मान चुकी कि हरियाणा प्रदेश में 12 गैंग सक्रिय हैं, 12 गैंग सक्रिय हैं, सरकार की जानकारी में है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों पर तो हम पूरा साल मैं वही कह रहा हूं कि अगर आज लगता है कि हाल बेहाल है, आज हरियाणा भारतीय जनता परेशान है, पार्टी को ये पता तो है, अगर कोई बदलाव चाहते हैं उसके लिए मजबूती से चुनाव तो लड़ना होगा ना, और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए सबसे मजबूत फैक्टर मजबूत उम्मीदवार तो होगा ना। आप लोगों की वो राहें भी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रही हूँ, हमने पिछली विधानसभा में भी देखा टिकटों को लेकर खूब भूपेंद्र हुड्डा कहते रहे टिकटें सही बटी होती तो 2019 में हम सरकार बना लेते। 2024 के लोकसभा में कई कांग्रेस नेता ये कहते रहे कि टिकट सही से बटी होती तो हम 8 से 9 सीटें जीत जाते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी जो भीतर की लड़ाई है, जो आंतरिक लड़ाई है, अंतर्कलह है, उसे खत्म करके एकमत होकर मजबूती से चुनाव लड़ना आपकी पार्टी के सामने अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दिनेश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे ज्योति जी, मैंने इससे पहले भी एक डिबेट के अंदर मैंने ये बात कही थी, मैं आज भी उसी बात के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक नेता बिल्कुल एकजुट हैं और एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश के जनता की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश में जो माहौल बिगड़ा है इसको सुधारने के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए सभी नेता एकजुट हैं, और जितने भी निर्णय हैं वो केंद्रीय हाईकमान करेगा। इस बार कोई कोटा सिस्टम किसी का नहीं है, किसी नेता का कोई कोटा नहीं है, केंद्रीय हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा। और जो लोग पार्टी के संघर्षशील लोग हैं, जिन्होंने मजबूती से पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के वफादार हैं, जो बिल्कुल जिताऊ हैं और साथ के साथ वो पार्टी के प्रति वफादार हैं, उन्हीं लोगों का नाम पैनल में गया है और उन्हीं में से निर्णय होना है। ठीक है, पार्टी के लिए वफादार हैं या कुछ नेताओं के प्रति वफादार हैं, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। कोटा सिस्टम इस बार भी चलता कि चूंकि लोकसभा में कम ही झलक दिखी, या फिर कोई बदलाव रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आप लोगों ने गठबंधन किया है, 70 सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ आप लोग मैदान में हैं। अब कांग्रेस नेता हैं बृजेंद्र सिंह, पहले भी लगातार जेजेपी पर, दुष्यंत पर हमलावर नजर आए। आपके गठबंधन को लेकर रिएक्शन उनकी ओर से दिया गया है कि 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, फिर आप गठबंधन कीजिए, अकेले लड़िए। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार।
आपका चैनल देखने वाले सभी हरियाणा वासियों को मेरा राम राम, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। ज्योति जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का इतिहास रहा है, वो इस तरह के इलूल जिलूल बयान देना उनकी आदत है। ब्रिजेंद्र ने दिया है आज। जी, किसने दिया? ब्रिजेंद्र सिंह ने दिया है, पूर्व सांसद हिसार। विजेंद्र सिंह ने, और विजेंद्र सिंह जी ने इस तरह का बयान दिया है। ये फैसला तो ना तो विजेंद्र सिंह करेंगे, ना आप और हम यहाँ बैठ करके करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये तय करना है कि गठबंधन को किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से गठबंधन के पक्ष में वोट कास्ट करते हैं। लेकिन निर्विवादित रूप से ये बात कही जा सकती है कि आज अगर हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे कोई जवान पार्टी है तो वो जेजेपी है, एएसपी है, और दोनों ही नेता जो हमारे हैं उनकी एज फैक्टर भी देखिए, 36 साल के दोनों युवा साथी हैं, और मिलकर के किसान और कमेरे के जो बात लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप में हरियाणा प्रदेश में गठबंधन कमाल का प्रदर्शन करेगा। गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता है, इनेलो करेगा या आप कह रहे हैं इनेलो ने भी गठबंधन किया के? आपकी साथी पार्टी के बीएसपी कुछ सीटों पर उम्मीदवार अनाउंस किए गए हैं पंजेटा जी, कुछ पार्टियां मंथन कर रही हैं, जेजेपी भी कुछ सीटों पर फाइनल कर चुकी है। आपकी पार्टी का अभी क्या स्टेटस है उम्मीदवारों को लेकर, कहां तक पहुंचा मंथन? ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का दोनों का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता है, वो कहीं खिसकने वाला वोट बैंक नहीं है, और दोनों ही पार्टियों के जमीनी स्तर के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, गांव के अंदर और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी। दोनों पार्टियों के अभी हमारे जो संयुक्त जो साझा हमारे प्रोग्राम हुए लोकसभा स्तर के ऊपर, उनके ऊपर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, मगर वो रैली का रूप उनमें तब्दील हो गया। जनता के बीच में बहुत भारी जोश है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने समय में शुरुआत के अंदर एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम ही दलित किसान मजदूर पार्टी था, और उस समय भी हमारे भाजपा से ज्यादा एमपी आए थे। तो ये शुरू से चौधरी देवीलाल जी की भी विचारधारा रही है कि हमेशा जो गरीब की, किसान की, कमेरे की, वंचित और शोषित वर्ग की, छोटे दुकानदार की, छोटे व्यापारी की लड़ाई किस तरह लड़ी जाए और उस समाज का उत्थान किस तरह। तो आज हरियाणा के अंदर देखिए, अगर जो भी पार्टी लड़ रही है, मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी का अगर किसी पार्टी को समर्थन था, अलायंस था, तो वो हमारे साथ ही हुआ। उसका उदाहरण बड़ौदा उपचुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में भी हमें समर्थन था, लेकिन उन्होंने लड़ाई हमेशा जो काले कानून आए, किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, और जो जजपा है, जजपा जो है वो सबको पता है, उन्होंने इन काले कानूनों को सफेद बताने का काम किया। तो जजपा पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और सीधा अब मुद्दों पे आते हैं। जो मुद्दों की बात है, तो देखिए, जहां अभी आपने चौधरी ब्रिजेंद्र जी का नाम लिया, उससे पहले चौधरी वीरेंद्र जी का भी था, तो दोनों के बयान, उनका भी बयान आया है, उनके पिताजी का भी बयान आया है। तो दोनों से एक सवाल सिर्फ मेरा इतना सा है, क्योंकि उचाना के संदर्भ में आपने बात करी। पहली बात तो आप कांग्रेस में गए भाजपा को छोड़कर, उसके बाद हुड्डा जी ने आपकी टिकट कटवा दी। सोनीपत से जब लड़ने की बात आई तो आपने कहा हरवा दो, मान देते नहीं, चलो आप तो आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है पंजेटा जी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये आ भी बन भी जाते हैं, वैसे तो बनने का भी कोई चांस नहीं है। क्यों जनता बनाएगी जब हुड्डा आपको मंत्री पद भी नहीं लेने देगा या कुछ कोई पद ही नहीं लेने देगा, आप जो टिकट कटा चुके हैं आपकी। तो कांग्रेस का मुझे नहीं लगता अब वहां पे कोई ज्यादा आगे वो आएगा। उसके बाद बात हो रही थी ये जो बात कर रहे थे कांग्रेस, एक बात तो आपने मान ली फिर कि कांग्रेस की सरकार तो बन रही है, मंत्री नहीं बनने देंगे हुड्डा साहब। नहीं, अगर मैंने कहा, हाइपोथेटिकली मैंने कहा है, अगर खुदा ना खास्ता, मतलब ये अगर एक इसको इमेजिनरी पोजीशन में भी ले ले। देखिए, कांग्रेस की सरकार, ज्योति जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी कांग्रेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस में ये बोलते हैं कभी 70 आ जाएंगी, कभी कितनी आ जाएंगी,
तो लोकसभा चुनाव के अंदर जिन्होंने भी सरकार के विरुद्ध वोट डालनी थी वो इंडिया अलायंस को वोट डाल दी, मानते हैं आप? मतलब ये अकेला कांग्रेस का वोट नहीं है, जितना सत्ता विरोधी लहर था वो सारा वोट इनको डला है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी का वोट डलो। उसके बावजूद भी मात्र 41 सीट के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद अपनी, और सभी पार्टियों का वोट उसमें शामिल है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक लार्जर लेवल पे होता है। पंडिता जी, आपको रोककर आपसे ही सवाल कर रही हूँ, पिछले लोकसभा में कितना वोट परसेंट था आप लोगों का, और जेजेपी का भी कितना था? अगर हम कहें कि विपक्ष वाला ठीक है, पोलराइज होकर कांग्रेस को लोगों ने एक विकल्प माना, कांग्रेस को वोट कर दिया, कितना वोट परसेंट था आप लोगों का? इंडिया गठबंधन को वोट इंडिया डाला। और गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन में क्या आम आदमी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कितना वोट रहा है कभी भी? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई भी अपना नेता जिता पाई है? कोई विधानसभा में है इनका, लोकसभा में कभी जीत पाए हैं? ज्योति जी, मैं अगर आप विपक्ष के कह रहे तो मैं जस्ट जानना चाह रही हूँ कितना विपक्ष का कितना वोट पिछली लोकसभा में था? ज्योति जी, आपके 3 प्रश्न हो गए हैं, अगर कुछ ऐड करना है तो अभी कीजिए, मैं एक साथ जवाब दूंगा। कुल मिलाकर एक ही है सवाल, एक ही है ये। तो अब आपके उस पे बात आते हैं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कह रहा है कांग्रेस के 41% वोट है और आम आदमी पार्टी के शायद 3.36% वोट है। 5 सीटें ये आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जीते। आप ये छोड़िए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो डिबेट में कहते हैं जो कांग्रेस की 5 सीट आई हैं उसमें वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की अगर ना साथ होती तो वो भी ना आती, जितने क्लोज मार्जिन की फाइट थी उसमें आम आदमी पार्टी की भी वोट है। अगर कांग्रेस को ही मान ले, अगर आप कहते हैं, तो पूरा बेहतर प्रदर्शन सारा कुछ होने के बाद भी, सबको वोट काटो कहने के बाद भी, सबकी वोट बटोरने के बाद भी आप 5 सीटें हारे क्यों? कौन अकाउंटेबल है इसका? पूरे हरियाणा का ठेकेदार बने हुए आप, सारी की कहते हैं सब पार्टियां मुझे वोट दे दें, आप 41 सीट पे जीतते हो, आप मात्र 5 सीटें पूरी, चलो कांग्रेस की भी मान लें, क्यों आ रहे 5 सीट आप? और इसे क्लोज मार्जिन से कौन जिम्मेवारी लेगा? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों बरगला रहे हो? क्यों 70 की बात कर रहे हो? क्या अभी वोटिंग नहीं हुई? अरे अभी तो ये लोकसभा की वोटिंग 41 सीट है आपकी, आप 70 का दावा कर रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो बैठ के दिन रात? कोई काउंटर करने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आंकड़ों के सवाल आप मुझसे पूछ रही है, हमारी पार्टी के 2 साल हुए। 42 सीटें इनकी हैं, 4 हलकों में आम आदमी पार्टी को लीड है। प्रश्न हो गया, पहले उत्तर पूरा सुनिए फिर दोबारा नया प्रश्न होगा। आप ये तो बताएं आपका लोकसभा में पिछली बार कितना वोट परसेंट था? आ रहा हूँ ज्योति जी, मैंने आपका प्रश्न लाउड एंड क्लियर 3 बारी सुना है, आप 4 बारी भी बोल सकती हैं, और अगर कहें तो मैं 10 सेकंड चुप हो जाता हूँ, आप इसको रिपीट कर लीजिए। मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूँ जो इस बार में समझ नहीं आता जिसको। अब आप सुनिए, 2014 के अंदर आप क्यों नहीं बात करती हैं कि कांग्रेस के हमसे 2 लाख वोट क्यों थे? ये तो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, हमसे 1 MP कम क्यों था? 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल कैसे बने रहे हम? पार्टी टूटी हमारी सिर्फ एक कारण था जिसका फायदा भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को हुआ, और इस इलेक्शन में भी इन्होंने यही नैरेटिव बनाया। ये नैरेटिव बनाया गया कि भाजपा को हराना है तो भाजपा को हराना है, तो किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते हैं। अरे 10 साल तक भाजपा राज कर रही है हरियाणा के अंदर, ये तो सब मानते हैं। क्यों कोई कांग्रेस के किसी भी नेता को जेल में नहीं डाला? अरे सब सेटिंग है, सब जानते हैं। 5 सीटें भूपेंद्र हुड्डा ने जितवाई है भाजपा को, वरना 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अंदर साफ हो गए थे ये लोग। 9 सीटें कांग्रेस हारी थी, 9 सीट मात्र रोहतक की सीट बचा पाए थे अपनी। और 2019 में क्यों नहीं पूछते? बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो ना, ठेका ले रखा है आपने, क्यों 10 की 10 सीटें हारी कांग्रेस? तो कांग्रेस को ठेकेदार नहीं है सबकी। कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या किया? अभी दलित का प्रश्न हो रहा था, मिर्चपुर के अंदर एक घर नहीं दलितों का उजाड़ा इन्होंने पूरे गांव का गांव उजाड़ दिया। गोहाना कांड इनके सरकार के अंदर हुआ, कांडों की लिस्ट है। आप मानते हैं सिखों को तो इन्होंने जिंदा जलाया था 84 के दंगों के अंदर। ये दूध की धुली पार्टी है क्या कांग्रेस, जो कांग्रेस विकल्प है? बिल्कुल विकल्प नहीं है कांग्रेस। असंध के अंदर इन्होंने किसानों के ऊपर चलिए, आप कांग्रेस पर भी काफी बोल चुके हैं, समय भी डिबेट में ले चुके हैं। पंडिता जी देखिए, अभी अगले सवाल में आप बोलिएगा प्लीज। आप जल्दी आप कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ काफी बोल चुके हैं। ये निष्पक्ष एंकर की भूमिका नहीं, क्यों नहीं? निष्पक्ष की क्या बात है इसमें? आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोल चुके हैं, अपना समय भी पूरा ले चुके हैं, आप समय भी पूरा ले चुके हैं। भी सुन लीजिए, मैं निष्पक्ष का प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी से नहीं बैठी हूँ। मैं खुद जानती हूँ, मेरे दर्शक जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप कांग्रेस के लिए भी काफी बोल चुके हैं, आप अपना समय भी काफी ले चुके हैं। अगले प्रश्न में बोलिएगा आप। प्रियदर्शनी जी, चर्चाएं हैं और खबरें हैं कि सीएम भी अपनी सीट बदल सकते हैं, जिसमें लाडवा का नाम भी सामने आ रहा, नारायणगढ़ भी एक ऑप्शन है, रादौर भी एक ऑप्शन हो सकता है, करनाल से ही लड़े ये भी एक विकल्प हो सकता है। कुछ मंत्रियों को लेकर भी खबरें हैं कि उनके टिकट कट सकते हैं, मौजूदा विधायकों को लेकर भी खबरें हैं। तो कितना दम है इनमें? कितने नए चेहरों पर पार्टी इस बार
ये संभव है कि दांव लगा सकती है? देखिए ज्योति जी, इस पे तो शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा कि किसको कहां से लड़ना है और किसको मौका देगी पार्टी चुनाव लड़ने का। क्योंकि देखिए हर पार्टी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस की तरह नहीं होता कि जिसको कहते हैं 3 लोग बैठ जाते हैं, कुमारी शैलजा जी अलग से बैठती हैं और हुड्डा साहब अलग और रणदीप सुरजेवाला। 2019 में यही हुआ था, 4 आप ले लो, 5 आप ले लो, 10 आप ले लो, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे एक प्रॉपर संगठन, जो भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, समीकरण देखते हैं। हमारे सर्वेज हैं, हमने 3 सर्वेज करा लिए हैं, उन सर्वेज की रिपोर्ट पे डिस्कशन होता है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे नहीं होगा क्या प्रियदर्शनी जी? अच्छी प्रक्रिया क्या है। आप लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्या? कुछ लोग मनोहर लाल के चाहने से, खट्टर साहब के करीबी होने से, कुछ सीएम साहब के कोटे से, कुछ राव इंद्रजीत के कोटे से, नहीं। कुछ मंत्री अपने बेटे या बेटियों के लिए टिकट मांगे, वो भी नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा कोई कोटा नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई कोटा है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ एक ही कोटा है भारतीय जनता पार्टी में, मेहनत, काम, निष्ठा संगठन के प्रति। इसके अलावा और कोई कोटा है ही नहीं। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता अग्रवाल साहब की बातें मैं सुन रही थी, तो इन्होंने बोला कि जवाहर यादव जी ने स्टेटमेंट दी है कि राकेश दौलताबाद, जो बादशाहपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आती हूँ, इसलिए मैं इस बात का जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि राकेश दौलताबाद ने सारे के सारे ठेके ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। तो पहले मैं जानकारी के लिए दर्शकों को पहले बता दूं कि राकेश दौलताबाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे और उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया है। ये बता चुके समर्थन था, इन्होंने नहीं कहा बीजेपी विधायक, इन्होंने कहा सरकार को समर्थन था। दिनेश जी ने भी नहीं कहा कि वो बीजेपी के विधायक थे। नहीं, वो समर्थन तो था ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो एमएलए नहीं थे, वो ऑफिशियल नहीं थे। ठीक है, ये बात तो हकीकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तो राकेश दौलताबाद एमएलए नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट अगर जवाहर जी बोल रहे हैं तो ये बात अच्छी बात है कि अगर आप अपने जो आपका क्षेत्र है उस एमएलए के बारे में आप बात कर रहे हैं और उसकी कमियां बता रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये तो अच्छी बात है ना। इसमें नैतिकता तो ये कहती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। नैतिकता तो ये कहती है कम से कम कि उन पर क्या उनके कामकाज को लेकर अब चर्चा की जाए। मुझे नहीं पता कि जवाहर यादव कह रहे हैं या फिर नहीं कह रहे हैं, लेकिन डिबेट में कम से कम हम इतना समय ना लें। वोटर्स ने, बादशाहपुर के लोगों ने देख लिया है कि बादशाहपुर के विधायक किस तरह का काम कर रहे थे या क्या किया था। उस पर इतना समय हम जाया ना करें। देखिए ये भगवान उनकी आत्मा को शांति देगी, लेकिन सत्य तो सत्य होता है ना। सत्य को कैसे झुठला लेंगे? भगवान प्रभु उनको अच्छी जगह पे रखे, लेकिन सत्य तो सत्य है। दूसरी बात, वंचित वर्ग के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने बोला कि नहीं, हम पूरा मान सम्मान देते हैं। अरे अशोक तंवर आपके वंचित वर्ग के एससी समाज के इतने बड़े नेता थे, आपने उनका क्या हाल किया? क्या किया आप लोगों ने अशोक तंवर का? ये सबको मालूम है। आज अशोक तंवर जी आज हमारी पार्टी में है, तो इसका मतलब कि ना आप वंचित वर्ग के हैं, ना आप किसी ऐसे वर्ग के हैं। और जो आप ये बातें बोलते हैं कि नहीं हम लोग हर वर्ग के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुड्डा साहब का एक स्पेसिफिक गुट है, स्पेसिफिक जिले हैं, उसी जिले तक ही वो सीमित पहले भी थे और अभी भी हैं। और पर्ची खर्ची पे ही सरकार, ऐसी उनकी मंशा है। लेकिन खैर उनकी मंशा ये टूट जाएगी, क्योंकि हम तीसरी बार, और इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, और ये एकदम क्लियर मैंडेट होगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, 44 लोकसभा के चुनावों में भी अगर कैलकुलेट करके देखें तो हम 44 सीटों में इनसे आगे थे। 44 सीटों में हमने बढ़त ली विधानसभा के हिसाब से। सो टेक्निकली अगर ये इस भाषा पेश में है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। इनका हाल वैसा ही होगा ज्योति जी जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में ये ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह ने इनको आप लोग भी तो थे प्रियदर्शनी जी, आप लोग भी तो 75 पार की बातें कर रहे थे। अच्छा आप ये बताएं, क्या बीजेपी भी ओवर कॉन्फिडेंट थी पिछली बार? 75 पार कह रहे थे, 40 आई थी आप लोगों की। सरकार तो बनाया ना हमने ज्योति जी, सरकार तो हमारी चली 5 साल और अलायंस में से चली है, नॉन स्टॉप सरकार चली है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं, हाँ तो अलायंस में ही चली, लेकिन चली ना हमारी सरकार। ये तो राजनीति 75 पार तो और कॉन्फिडेंस था ना। फिर जब आप इनके 70 पार को और कॉन्फिडेंस कह रही, तो आपका 75 पार भी तो था ही ना आपकी पार्टी का।
चलिए जल्दी बात पूरी कीजिए। हाँ नहीं था, मैं तो बोल रही हूँ कि इसी में तो आकलन हो रहा है ना, इसलिए तो आकलन हो रहा है ना ज्योति जी, कि इस बार जो पहले नहीं कर पाए वो अब कर लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हम करेंगे इस बारी। जिस हिसाब से पार्टी में मंथन और चिंतन हो रहा है एक एक सीट पे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 75 पार डेफिनेटली कर लेंगे। इसमें कोई इसमें संशय वाली बात भी नहीं है। और देखिए इनमें तो पहले तो ये तय हो जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ये मुख्यमंत्री का चेहरा पहले बताएं। मुझे लगता है कांग्रेस को नैतिक आधार पे ये बता देना चाहिए हरियाणा की जनता को कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि उसके बाद ये फिर से लतम जुतम शुरू कर देंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि मतलब इनकी क्या हालत है, अंदरूनी कलह इनको अंदर से दीमक की तरह खा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कहते हैं। दूसरी बात कि एक हमारे एक साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि दलित समाज ने हमें समर्थन दिया, शायद इनेलो की शायद मेरे प्रवक्ता रजत जी बोल रहे थे कि हमें दलित समाज ने शायद हमें समर्थन दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही, मैं कल भी ये बात बोली है कि कल ही परसों खट्टर साहब ने दलित सम्मान सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया गया और पूरे दलित समाज ने, हरियाणा के दलित समाज ने पूरा समर्थन दे दिया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नहीं पूरे समाज नहीं, सुनिए प्रियदर्शनी जी, आप भी एक समझदार प्रवक्ता हैं अपने पार्टी की। किसी सम्मेलन में कुछ लोगों के समर्थन देने से क्या पूरा समुदाय समर्थन दे देता है? या कोई पार्टी जो दावा करती है हम दलितों की पार्टी है, देखिए लेकिन समुदाय क्या की तो उस आवाज पार्टी को सारा वोट मिल जाता है किसी समुदाय का? एक चंद्रशेखर, हाँ। लोकसभा में 17 हल्के हैं, आप जानते हैं हरियाणा में 17 हल्के आरक्षित हैं, 17 हल्के। कितने आपके विधायक की, आपकी पार्टी की मैं बात करूंगी, कितने हल्कों में आप लोगों को लीड मिली लोकसभा में? समर्थन तो वोट से ही दिखेगा ना, लेकिन आप समर्थन तो तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखा है लोकसभा में। बिल्कुल। लेकिन समाज के माजिस लोग अगर खड़े होके एक पार्टी को अगर समर्थन दे रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैसेज ये पूरे हरियाणा में जाएगा। चंद्रशेखर जी यूपी के हैं, वो आके समर्थन देंगे तो वो समर्थन है, और यहाँ के जो नहीं मान रही, मैं तो खुद नहीं मान रही, वो समर्थन दे तो वो समर्थन नहीं है। ज्योति जी चलिए दिनेश जी हम तो चंद्रशेखर जी का तो ठीक कोई है। वजूद नहीं। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तो खुद ही अपनी जमीन देख रहे हैं। दिनेश जी, क्या इस बार हमने जो देखा लोकसभा में इतना जाट फोकस्ड जो सीट नहीं बांटी गई है, 2 जाट उम्मीदवारों को दी गई थी। इस बार भी चर्चाएं में बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी होती है, वो पुख्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो खबरें ये है कि इस बार नॉन जाट पर ज्यादा फोकस करने वाली है कांग्रेस, ये सोचकर जाट वोट तो हमें कहीं ना कहीं मिलने ही जा रहा है, नॉन जाट पर भी प्रयास किया जाए। ज्योति जी, पार्टी का फोकस एक ही बात पर है कि सभी आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और सभी बिरादरियों को, सभी कास्टों को उचित सबको सम्मान मिलेगा। ना किसी की टिकट कटेंगी, ना किसी को मिलेंगी। केवल वो लोग जो डिजर्व करते हैं, पार्टी के वफादार हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, पार्टी के जिताऊ हैं और टिकाऊ हैं, उसमें सभी जातियों को सम्मान मिलने जा रहा है। सभी जातियों को उनका हक मिलेगा, उनको टिकटें मिलेंगी। अभी जो बात कर रही थी ज्योति जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इन्होंने अशोक तंवर जी का उदाहरण दिया, तो मैं ये बताना चाहता हूं अपनी ज्योति जी कि जहां तक अशोक तंवर जी का सवाल है, अशोक तंवर जी जब तक कांग्रेस में थे उनका निगाह सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर था। राविंदरजीत सिंह जी जब तक थे उनकी निगाह मुख्यमंत्री पद पर थी। कुलदीप बिश्नोई जब तक थे उनकी निगाह मुख्यमंत्री पद पर थी। मैम प्लीज मैम इनको रोकिए, अगर ऐसे डिबेट करनी है तो मैं नहीं करूंगा फिर। तो ये कह रहे कि आपकी, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला इनके बीच में। ये बताइए प्रियदर्शनी जी, अगर आप इनकी अगर आप इनकी बात सुनेंगी पूरी, अगर आप इनकी बात सुनेंगी तो जान पाएंगी ना ये क्या कह रहे हैं। कांग्रेस में सबको सीएम बनना था। मैं ये कह रहा हूँ में जाकर सभी आम कार्यकर्ता हो जाते हैं, ये बहुत बार आती है बातें चर्चा में। चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे किरण चौधरी हो, सबको वहां पर मुख्यमंत्री पद चाहिए था, लेकिन आज वो सब वहां पर बेचारे की लाइन में खड़े हैं। आज अशोक तंवर भी बेचारे हैं, आज किरण चौधरी भी बेचारी हैं। और ये तो वो लोग हैं कि ये तो ना तो संविधान में यकीन रखते हैं, ना ये किसी और चीज में यकीन करते हैं। इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर जेपी दलाल आज से 4 दिन पहले सरेआम कह रहे थे कि अगर किसी भी वजह से
हमारे हाथ से सत्ता चली गई तो लोगों के बीच में खड़े होकर कह रहे थे कि आपको पता है ना कि हमारे दिल्ली वाले 6 महीने भी नहीं टिकने देंगे, 6 महीने से पहले सरकार गिरा देंगे। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अनिल मसीद जो इनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बना के जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने डिप्यूट किया और उसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की वोटों की चोरी करते हुए वो पकड़े गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो चोरी वहां पर साबित हुई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन की जो वैलिड वोट थी उनको भी उन्होंने खत्म किया। तो ये तो संविधान में यकीन नहीं रखते। ये अगर चुनाव कभी ये वोटिंग मशीनों में गड़बड़ करने की बात करते हैं, कभी ये दूसरे हथकंडे अपनाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो ताजा उदाहरण है जो हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने पीछे करी, सरकार को गिराने की जो इन्होंने कोशिश करी। ये चाहते ही नहीं कि कोई स्थिर सरकार काम करे और लगातार ये क्षेत्रवाद परिवारवाद की बात करते हैं। आज गांधी परिवार में केवल 3 सदस्य हैं और 3 सदस्यों को ये कहते हैं परिवारवाद। मैं पूछना चाहूंगा क्या आने वाले चुनाव के अंदर आप राव इंदरजीत सिंह की बेटी को टिकट दोगे नहीं दोगे? आप किरण चौधरी की बेटी को टिकट दोगे नहीं दोगे? आप अन्य नेताओं के बेटे बेटियों को उनको टिकट दो, लेकिन जब उनको टिकट देंगे तब ये कहेंगे कि वो पार्टी का कार्यकर्ता था। अगर ये परिवारवाद करते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। कार्यकर्ता है ही वो। मैम प्लीज, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों को पढ़ाकर यही भेजा जाता है कि अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने ना दिया जाए, ये आपको पढ़ाकर भेजा जाता है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि कभी तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बैलगाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। इससे पहले ओपी धनखड़ जी थे, वो अर्धनग्न होके प्रदर्शन किया करते थे। वो कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। अरे भैया 10 साल हो लिए आप लोगों को, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो छोड़ो, आप लोगों ने तो किसानों को एमएसपी की गारंटी तक नहीं दी। 1.5 साल तक किसान जब पड़ा रहा वहां पर, आप कभी उन्हें आतंकवादी बोलते हो, कभी उनको आप अलगाववादी बोलते हो, कभी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो। 750 किसानों की हत्यारी है ये भारतीय जनता पार्टी। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो कुछ आपने किया है उसका हिसाब किताब अब आने वाले चुनाव में जनता आपसे लेने जा रही है। और ये बात कर रहे हैं अगर इस बात की कि हमने सरकार चलाई 5 साल 40 विधायकों के साथ, तो आपने उस लोकसभा चुनाव के अंदर 79 विधानसभा सीटों पर लीड ली थी, जिससे घटकर आप 40 पे आए। आज आपकी लीड 44 पर है। अगर 39 सीटें घट गई तो आप दहाई का आंकड़ा नहीं पकड़ने जा रहे। और हमको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आज पूरे प्रदेश में कहीं चले जाओ, आज आम नागरिक आम व्यक्ति इतना दुखी है, परेशान है। और जहां आप कह रहे हैं कि आप बादशाहपुर हल्के से हैं, तो गुड़गांव के हालात देख लो, जरा सी बारिश हो जाती है तो उसके बाद इतना पानी अंडरपासों में भर जाता है, चलिए ठीक है, शहर में इतना पानी भर जाता है। ठीक है, आप गुरुग्राम से तो आप घुमा फिरा कर गुरुग्राम को बादशाहपुर को ला रहे हैं डिबेट के बीच में। मैं लास्ट कमेंट्स के लिए भी रुक कर रही हूँ। अजय जी, आपकी पार्टी के लिए चूंकि बार बार आप लोगों ने इस बार गठबंधन किया है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने का, पिछली बार कहा 10 सीटें मिली थी इसलिए हम अपनी जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन इस बार लग रहा है क्या मौका देगी किसी भी तरह का जनता? क्योंकि लोकसभा में हमने देखा केवल वोट नहीं मिले ये बात नहीं थी, लोगों ने जमकर विरोध भी किया। उसके बाद हमने देखा कि आपकी पार्टी के विधायक भी पार्टी से किनारा कर गए। ज्योति जी, ऐसा नहीं था कि हमने जो लोगों से वादे किए थे, हाँ मैं मानता हूं कि उनको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए, वरना मैं आपको टीवी पर यही बताऊं कि हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार कानून लेकर के आएंगे। वो वादा हमने पूरा किया। हमने हरियाणा की महिलाओं से वादा किया था कि पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाएगा, वो वादा हमने पूरा किया। BCA के साथियों से हमने वादा किया था कि 8% पंचायती चुनाव में हिस्सेदारी देंगे, वो वादा हमने पूरा किया। जहां तक डिपो की बात, डिपो के अंदर 33% कोटा हमने महिलाओं के लिए स्थापित किया, वो वादा हमने पूरा किया। रविदास जी के मंदिर का हमने वादा किया था हरियाणा प्रदेश के लोगों से, वो वादा हमने किया। किसान की फसल की जो 48 घंटे में पेमेंट का हमने वादा किया था, वो वादा हमने पूरा करके दिखाया। हाँ,
5100 पेंशन की आज भी मलाल है कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों से वादा करके गए थे कि अगर दुष्यंत जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 5100 रुपए पेंशन करेंगे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चौटाला साहब के शासनकाल में 1999 से 2005 के बीच जो बुजुर्गों की पेंशन थी वो 300 रुपए बढ़ी। हुड्डा साहब के 10 साल के टेनओवर में वो 700 रुपए बढ़ी, और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के 4.5 साल थे जिनमें बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए बढ़ाई गई। तो हमने जो वायदे तो आप लोगों का 5100 का वादा था, आप जो जितना काम हुआ आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा और बीजेपी होने देगी। 5100 का वादा था आप लोगों का, नहीं पूरा हो पाया। 5100 वायदा ये था ना कि अगर हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी, दुष्यंत चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बने, तो हम 5100 रुपए करेंगे, लेकिन 10 ही सीटें आ पाई, 5100 रुपए नहीं कर पाए। आज भी मलाल है। और हमने जब लोकसभा में गठबंधन टूटा तो उस समय भी कहा था कि हमें 1 सीट नहीं चाहिए, आप ये कर दो। हमने वायदा किया था लोगों से 5100 रुपए पेंशन करेंगे, ये वायदा पूरा कर दो। हम गठबंधन में भी साथी रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं होने का मलाल है। तीसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि 44 सीटों पर हमने बढ़त बढ़ाई लोकसभा चुनाव में, निश्चित रूप से बढ़ाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद आपने 83 सीटों पर बढ़त बढ़ाई, विधानसभा सीटों पर बढ़त बढ़ाई थी, और जो विधानसभा का आया तो 83 से 40 पर सिमट गए। 79 जी हेलो 79 सीटों पर बनाई थी। लगभग मैं लगभग बता रहा हूँ, लगभग 79 तो आधा आ गए, 40 आ गए। तो अब 44 पर आपने बढ़त बनाई, तो आते तो आने हैं 20-22 पर आने हैं। और ये दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा सीट हरियाणा प्रदेश में नहीं आने वाले। हाँ, तीसरी बार तो दुष्यंत अपना भी कुछ बता दें। आप लोगों को केवल नारनौंद में लीड मिल पाई थी, 10 आप लोगों के विधायक बन गए थे, उनमें से ज्यादातर वो थे जिनको कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी जगहों पर टिकट नहीं मिला था। इस बार तो वो लोग भी छोड़कर चले गए, तो आप लोग 1 से 10 हुए थे, लेकिन इस बार तो 0 हैं आप लोग। ये भले ही सुनने में कैसा भी लगे, लेकिन फैक्ट तो यही है ना, लीड तो कहीं नहीं मिल पाई आप लोगों को, किसी हल्के में जीत नहीं मिली। मैं आप मेरी बात सुने, एक तो हमें छोड़ करके चले गए, हमें छोड़ करके दूसरी पार्टियों में छोड़ करके गए, और हमारा तो इतिहास इस तरह का है। चौधरी देवीलाल की सत्ता 85 और 87 सीट आने के बावजूद भी छोड़ करके लोग चले गए थे और सरकारें गिर गई थी। तो ये राजनीतिक झटके हमारे खूब देखे हुए, हम उनकी विरासत संभालने वाले लोग हैं, इन झटकों से घबराने वाले नहीं है। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि मैं कोटा, आपने पूछा था कि विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय उनके सीनियर नेता हैं, उनके बेटे वगैरह, इनका कोई कोटा है कि नहीं है। प्रियदर्शनी जी कह रही थी कि नहीं, हमारी पार्टी में तो कोटा है नहीं, यहाँ तो फैसले दूसरे मेहनत से होते हैं, काम से होते हैं, जो कार्यकर्ता मेहनत होता है। किरण जी ने कौन सी मेहनत करी थी जी? आपकी पार्टी से राज्यसभा गई, कौन सा कोटा था, ये तो बता दो सबके सामने। और आपको सामान जी एक नई बात बताने जा रहा हूं, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ा संगठन कहती है, और जो कहते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख हैं, इनकी हालात ये है कि सर्वे की रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट आने के बाद ये होगा कि आपके विधायक बुरी तरह से इलेक्शन हारने वाले। हरियाणा प्रदेश में कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को ढूंढ करके इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, ये हालात इनके हो चुके हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग के पास ये टाइम बढ़वाने के लिए गए थे। कुछ भी चलिए, हो सकता है इनकी सर्वे रिपोर्ट, लेकिन मैं तो जिस पार्टी से सवाल करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी पार्टी को लेकर तो बात जरूर करें। आप लोगों के पास भी कोई सर्वे रिपोर्ट आई है क्या अजय जी? आपकी पार्टी के पास भी कोई सर्वे रिपोर्ट आई है क्या? जी, हमारे पास। और ये बहुत सीधी सी बात ये है कि अगर ये केंद्रीय मंत्रियों को लड़वाना चाहेंगे तो इनके पास हैं, तो एटलीस्ट ये सांसदों को लड़वाना चाहेंगे, कम से कम है इनके पास। ज्योति जी, आप जैसे एंकर से तो ये उम्मीद थी ही नहीं कि केंद्रीय मंत्रियों फिर क्यों चुनाव का खर्चा करेंगे, तो चुनाव प्रणाली का नहीं, उम्मीद तो मैं एंकर से उम्मीद की बात नहीं, आपकी बात पर मैं कह रही हूँ। आपने जो कहा मैं उस पर कह रही हूँ, ये नहीं किया क्या इन्होंने? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नहीं किया क्या इन्होंने? और क्या ये असंवैधानिक है क्या? ऐसा भी नहीं है। 5 दिन के लोकसभा के फिर विधानसभा के चुनाव का फायदा क्या भाई? 44 पे तुम जीत करके आए थे, और एक ये कांग्रेस वाले आए, सभी दल करते रहे हैं। आप ये बताइए 2014 में क्या हुआ? दुष्यंत सांसद बने, उचाना से क्यों चुनाव लड़ा? दुष्यंत जी सांसद रहते हुए चुनाव लड़ा कि नहीं विधानसभा का? मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात नहीं, सांसद चुनाव तो अभी भी खर्च तो वो भी हुआ ना, सांसद का चुनाव लड़ा था, उचाना से चुनाव लड़ा विधानसभा का,
हुड्डा साहब सांसद थे, हुड्डा साहब को सीएम बनाया जाना था, उन्होंने लड़ा। तो ये ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ या नहीं होना चाहिए, होता रहा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा। और मुझसे उम्मीद ना उम्मीद की बात नहीं है, क्योंकि आपने कहा था इसलिए मैं कह रही हूँ, इनके पास एटलीस्ट ऑप्शंस तो है ना, ये बात तो आप भी मानते हैं। हमारे पास पंजेटा जी, अभय चौटाला को लेकर कल भी हम बात कर रहे थे कि अभय बूथ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता चुनाव में आप दिखाएंगे और आप इसी ऊपर बैठ करके कहेंगे कि जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। चलिए, समय कम ही बचा है, देखेंगे आगे। पंजेटा जी, अभय 2 जगह से चुनाव लड़ने की क्यों बात कह रहे हैं, एक सवाल ये, और दूसरा एक बयान उनका कुछ दिन पहले आया था कि उचाना से हमारा सीएम पद का जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव लड़ेगा। तो क्या अभय की नजर उचाना पर तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन के सीएम के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पेश किया जा रहा है। साथ ही क्या वो इलाहाबाद छोड़ेंगे, फिर कोई और सीट देखेंगे या इलाहाबाद के साथ साथ कुछ और देखेंगे? क्या क्या विकल्प हो सकते हैं 2 सीटों के तौर पर? चलो, आपके ज्योति जी प्रश्न जो आपने किया पहले उसका उत्तर देते हैं, बाद में कुछ हमारे पार्टी को लेकर जो टिप्पणियां की गई हैं उसका जवाब भी मैं उसके लिहाज से समय की गुजारिश करता हूं, उसका भी मुझे समय दीजिएगा। देखिए, इलाहाबाद को अभय सिंह जी नहीं छोड़ेंगे कभी भी। इलाहाबाद की सीट वो हमारा परिवार है, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का गढ़ रहा है, और इलाहाबाद की सीट का लिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, नहीं छोड़ेंगे। उचाना से मैं इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं करूंगा कि उचाना से अभय सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत भारी जो है ये अब से नहीं, ये बहुत समय हो गया इस बात को, कि मुझे लगता है ये 3-4 साल से मीडिया के सामने दब के बात आती भी रही है। कुछ सोशल मीडिया के साथी बाइट जरूर लेते रहे हैं। उचाना की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं ये बात आपके साथ नहीं कह सकता। इस बात की पूरी प्रबल संभावना है कि अभय सिंह चौटाला जी उचाना से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी उचाना ही होगी या कोई और होगी, वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अब बात आती है कि हमारे यहाँ एक साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जब मैंने कांग्रेस के बारे में बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये भाजपा के साथ, देखिए जब हम भाजपा की बात करते हैं तब आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हमारे साथ हैं? आप दोनों, आप एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। आपको दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि आप दोनों ने मिलकर इस देश का भट्टा बिठा दिया। इस देश के ऊपर आज जो 205 लाख करोड़ का कर्ज है वो आप जैसी पार्टियों की देन। ना आप कम हो ना ये कम है। एक पार्टी जीएसटी का कानून बनाती है, दूसरी लागू कर देती है, कोई ओपीएस कर देता है। बीजेपी के साथ तो आप लोगों ने बार-बार सरकार बनाई है पंजेटा जी, बीजेपी के साथ आप लोगों ने बार-बार सरकार बनाई है। अगर ये सांपनाथ और नागनाथ हैं तो आप फिर बता दीजिए आपने किसके साथ सरकार बनाई, फिर सांपनाथ के साथ या नागनाथ के साथ बनाई है ना बार-बार? ज्योति जी, उस बात का आप देखिए, ज्योति जी आपका प्रश्न करने का हक है, लेकिन आप उस प्रश्न को बार-बार इस व्यंग से दें, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ आपको। मैं आज भी इस बात पे गर्व महसूस करता हूँ कि हमारी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो है सरकार बनाने का काम किया था। कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस में एक ऐसा आज एक व्यक्ति नहीं है जो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुकाबला कर सके। अब बात आती है आज की जो भाजपा है, नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा है, काले कानून लाने वाली जो भाजपा है, लीडरशिप चेंज हो गई। अब लीडरशिप चेंज हो गई तो इनकी नीतियां आगे आ गई। जब इनकी नीतियां आगे आ गई तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आज की जो भाजपा है उसका कहीं से कहीं समर्थन करने की या उस भाजपा के साथ खड़े होने की। इसी भाजपा के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया था ना अपनी सीट से, इसी भाजपा के खिलाफ दिया था, क्योंकि 750 किसानों की शहादत हुई, काले कानून ये लेके आए। अब बात आई यहाँ पे जसपा के प्रवक्ता ने इस बार चौटाला साहब का भी नाम ले दिया और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का भी नाम ले दिया। इन्होंने कहा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की विरासत, अरे आपको किसने दी है? उनके पुत्र अभी जिंदा है। ना तो आपको कोई राजनीतिक विरासत दी गई है, ना आपको कोई किसी ने बोला कि आप विरासत संभालिए। जबरदस्ती आपने उनकी पार्टी तोड़ दी सीएम बनने के लिए। और आप बात कर रहे हैं कि आप बताइए कि काले कानूनों के वक्त आपका पक्ष क्या था? रेसलर्स के मुद्दों पे क्या आपका पक्ष था? जब किसानों पे डंडे पड़ रहे थे या सरपंचों पे पड़ रहे थे, आपने क्यों नहीं? ये तो आप लास्ट समय में आपको टिकट एक नहीं मिली, उसकी वजह से अब पूरा कैबिनेट में रिजाइन कर दिया। जब सीएम का आपको रेजिग्नेशन भी नहीं दे रहे थे। आपको सत्ता की मलाई का इतना वो हो चुका है कि आपकी वजह से आपने बड़े वादे गिनाए, आपने एक वादा भूल गए बस।
उसमें आप उस वादे में कभी ताई इंद्रों का नाम लेते थे, कभी कहते थे हम एक कसम खाते हैं हम कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो वादा भूल गए आप। सिर्फ एक ये वादा है जिसका वजह से ना आज लोगों का क्षेत्रीय पार्टियों से विश्वास उठ गया है। आपने चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को गिरवी रख दिया। ऐसी पार्टी हम नहीं है। और आप आगे भी जो बयान आया है सैनी साहब का, सैनी साहब ने कहा कुछ सीटें तो ले आओ, मतलब ये तो कल को भी जाएंगे। आपने और हमने बहुत अंतर है। हमने यातनाएं सहन करी है इस सरकार की। हम विपक्ष का भूमिका अगर सही में किसी ने निभाई है तो हमने निभाई है। आपने विधानसभा में क्या किया था? आपने, आप ही के थे ना जोगीराम सियाल, आपने अभय सिंह जी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करने के लिए आपके विधायक ने लेटर लिखी हुई है ना, है? कौन थे? क्या कर रहे थे? आपकी भूमिका क्या रही है? जनता नहीं जानती क्या? इनके ऊपर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा ज्योति जी। अब बात के ऊपर आते हैं। अब यहाँ बात हो रही थी, कोई कह रहा था कि जो दलों के सहारे मतलब गठबंधन के सहारे, सॉरी गठबंधन का नाम लिया, और कभी कोई कह रहा है एक विधायक है, कभी कोई वोट शेयर की बात कर रहा है, तो थोड़ा सभी को उत्तर देने का मेरा हक बनता है। तो जो बात कर रहे थे यहाँ पे गठबंधन के सहारे, तो ज्योति जी मुझे ये बताइए कांग्रेस किसके सहारे है सेंटर में? कांग्रेस किसके सहारे है या भाजपा किसके सहारे? पूरी भाजपा आज टिकी हुई है क्षेत्रीय दलों के सहारे, गठबंधन के सहारे। पूरी कांग्रेस टिकी हुई है। आप मुझे बताएं हुड्डा साहब किसके सहारे थे जब उनके 40 विधायक रह गए थे? किसके सहारे थे? कुलदीप बिश्नोई जी के विधायकों के सहारे ना। चलिए वो तो निर्दलियों की कहते हैं, हमने तो एक मिनट, ठीक है, जैसे के विधायक थे उसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, भाजपा पार्टी के थे। मैं खुद कह रही हूँ उसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा किसके सहारे है? भाजपा किसके सहारे है? निर्दलीय के और जसपा के सहारे। उसके बाद बात आती है, कोई कहता है एक मधु गौड़ा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट थे, सीएम बने, मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और 91 के अंदर भाजपा का एक ही एमएलए था, वो भी छोड़ के कांग्रेस में चला गया था, और एक एमएलए थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। आपके, चलो एक और उदाहरण दे देता हूं, कोई 2009 में इंडिपेंडेंट के सहारे जो आज सरकार चल रही है, इंडिपेंडेंट से भी कम विधायक 2009 में भाजपा के। कोई सोच सकता था कि 2014 में सरकार बना देंगे? तो ये ऊंच नीच राजनीतिक षड्यंत्र ये सब चलते रहते हैं। इससे अंदाजा नहीं होता, अंदाजा इससे होता है कि आप कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में आपको सारा वोट। जी पंडिता जी, अब मैं डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जा रही हूँ, क्यों हम बहुत बार ये चर्चा करते हैं ग्राफ डाउन, इसमें कोई दोहराई नहीं, राजनीति में समय बदलता रहता है, लेकिन क्या कोई करिश्माई लीडरशिप हो या जनता ही बदलाव का मन बना ले? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर 2014 में बीजेपी के हालात बदले हैं तो इनके पास एक नेतृत्व था पीएम मोदी के तौर पर, आप इस बात से डिनाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं, चलिए आप एक वाक्य और कह लीजिए आप पंडिता जी। 5 सेकंड। अभी बात आपने एक बात उठाई कि हुड्डा जी कह रहे थे कि गलत टिकटें बटी, उसके कारण जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। लोकसभा की टिकटें तो हुड्डा साहब जी के कहने से बटी हैं। वहां आप 41 पे क्यों टिक गए और 5 सीटें कैसे हार गए? जब आप औरों पर ब्लेम करते हो तो आप मुझे लगता है हुड्डा साहब अच्छी मेरी, कड़वी किसी और की, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा हुड्डा साहब। हुड्डा साहब आपके नेतृत्व में 5 सीट बटी है, उनकी जिम्मेवारी में 10 सीटें बटी है, आपने 5 हरवा दी। वहां कैसे हार गए आप 5 सीटें? और जिनका आप नाम ले रहे हो उन्होंने तो सीट निकाल ली, आपके समर्थन के बिना निकाल ली। तो हुड्डा जी औरों पे ब्लेम करना बंद कीजिए। आप 41 सीट के ऊपर हो लोकसभा में, जब आप सारी पार्टियों का वोट आपने सत्ता विरोधी वोट जो गया कि आप किसी को वोट ना डालिए। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ अभी। दिनेश जी आप बोले, अंतिम कमेंट कांग्रेस से। दिनेश जी आप बोले। देखिए ज्योति जी, आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहेंगे। अभी मेरे इनेलो के जो प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, मैं तो उनसे एक कहूंगा, जजपा का और इनेलो का आपस का जो परिवार का घर का झगड़ा है उसको आप टेलीविजन पे मत लाओ, अपने घर में निपटाओ इसको। 2014 में आपके 2 सांसद चुन के आए थे, दोनों के दोनों इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुन के आए थे, और उसके बाद जाकर समर्थन किसको दिया था? आप बात करते अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आप समर्थन देने गए नरेंद्र मोदी को, और जब गए थे तो उन्होंने आपके समर्थन को भी अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने आपका समर्थन लेने से मना कर दिया, आप गए थे। और आज से 4 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव सिर पे था, उस समय आपके नेता ये कहते हुए घूम रहे थे हरियाणा के, आप प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपका समर्थन पत्र आज तक रखा है वहां एनडीए के पास। आगे समय, अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी, फिर मैं अगर समय आज से 4 महीने पहले भी तुम्हारे नेता ये कहते घूम रहे थे हरियाणा में कि अगर भाजपा को निपटाना है तो
कांग्रेस को चाहिए कि वो सारे चलिए, ऐसा विपक्षी नहीं दलों है, को अपने साथ वो जोड़ तो ले। पुरानी बातें वो छोड़ दीजिए। झज्जर कार्यकारिणी की बैठक में करण चौटाला की ओर से ये भी कहा गया, हरा और भगवा अगर एक हो जाए तो क्या, तो आप क्या सोचते हैं? कार्यकर्ताओं से इसे लेकर फीडबैक लिया गया। अजय जी जल्दी आप बोलिए, एक वाक्य बस, समय नहीं है। जी, मैं लोकदल के प्रवक्ता को एक शायरी के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि हम नीलाम हुए घरों को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिर करके जहां शर्मसार हो जाए हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो भाई साहब, आपको निशाना बनाने की और आपके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस को लेकर, तमाम दलों को लेकर, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो को लेकर हमने बात की है, उम्मीदवारों को लेकर, चुनावी तैयारियों को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।